ओ माताओं, बहनों, बेटियों, दुनिया की जन्नत तुमसे हो। मुर्दों की बस्ती हो तुम, कौमों की इज्जत तुमसे हो। सुविख्यात उर्दू विद्वान अल्ताफ हुसैन हाली की ये पंक्तियां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम को बल देती है। भारतीय समाज में छोटी बच्चियों के खिलाफ भेदभाव और लैंगिक असमानता की ओर ध्यान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत में 22 जनवरी 2015 को इस सामाजिक योजना की शुरुआत की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस संकल्प को लेकर के हम जाएंगे। इसी एक अपेक्षा के साथ मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। ये योजना समाज में लड़कियों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए बनाई गई है। पहली बार भारत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर करीब 100 महिलाओं को गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर आमंत्रित किया गया। ये सब कैसे हुआ, इसी बारे में बातचीत के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मीना शर्मा। महिला सशक्तिकरण एक ऐसा विषय है जो पिछले लगभग कई दशकों से हम जिसकी बात कर रहे हैं, और कई नहीं बल्कि कई शताब्दियों से, अमेरिका से लेकर यूरोप के किसी भी देश की बात करें और भारत की बात करें, हम भारत के संदर्भ में, क्योंकि हमारे देश में आज सबसे ज़्यादा इमेज भारत की आफ्टर निर्भया बहुत नेगेटिविटी आई कि भारत में पता नहीं सब कुछ महिलाओं के खिलाफ है। मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है और बहुत मजबूती से मानना है कि महिलाओं के पक्ष में भी बहुत कुछ है। ज़रूरत हमें उस पक्ष को भी सामने लाने की है। बेटियों के लिए सब कुछ इस देश में नकारात्मक नहीं है, सकारात्मक माहौल बनाने की भी ज़रूरत है। और उसी सकारात्मक माहौल को बनाने के लिए मीडिया की जो जिम्मेदारी होती है उसे पूरा करने की एक कोशिश हमने इस कार्यक्रम के ज़रिए की थी। एक बहुत पुराना गाना है, हमने जावेद अख्तर साहब ने लिखा है और हमने बार बार सुना है कि अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजो, अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजो। ये हमने इतना सुना है, सोसाइटी ने इतना इस बात को, इन शब्दों को, इस गाने को बार बार सुना, जिससे कि ये परसेप्शन बन गया कि हमारे यहाँ बच्चियों को लेकर, बेटियों को लेकर नेगेटिविटी है इतनी, सोसाइटी में उनका वेलकम नहीं है। ये सच भी है, और ये इतना बड़ा सच है कि फ़ीमेल फीटिसाइड आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या के रूप में उभरा, और उसका अंदाज़ा हम पिछले 20-30 सालों में लगा नहीं पाए, लेकिन अगले इस दशक में जब हम हैं और आने वाले दशक में हम इसका अंदाज़ा तब लगाएंगे, लगातार, जब बेटियों के प्रति अपराध की जो संख्या है वो हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। ये सबको घर में बेटा चाहिए, और सब डॉक्टर को फ़ीमेल फीटिसाइड करते समय पैसा मिल रहा है, तो दोनों का काम पूरा हो रहा है और फ्यूचर को कोई नहीं देख रहा है। ये बताने की कोशिश हमने 10 साल पहले फीमेल फीटिसाइड पे स्टिंग ऑपरेशन के ज़रिए की थी, और बहुत समाज ने सकारात्मक रूप से उसको लिया। लेकिन एट द सेम टाइम 10 सालों में हमने देखा कि हर न्यूज़पेपर या हर टीवी चैनल की हेडलाइन लगभग हर दिन अगर किसी महिला के खिलाफ अपराध भरी खबर से आगे नहीं बढ़ती है तो ऐसा लगता है कि हेडलाइन पूरी नहीं हुई है। तो ख़ास करके जब ये डॉक्यूमेंट्री निर्भया पे बनी और उसके बाद दुनिया भर में भारत की ये इमेज गई कि भारत में सब कुछ बेटियों के खिलाफ है, तब हमने मीडिया की, भारत के मीडिया की जिम्मेदारी समझते हुए एक कोशिश की कि भारत में बेटियों के लिए बहुत कुछ सकारात्मक भी है। उस नकारात्मक माहौल को दूर करने के लिए और सकारात्मक पहलुओं को सामने लाने के लिए, और सबसे बड़ी मीडिया की सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा करते हुए हमने आधी आबादी के उस पक्ष को सामने रखने का फैसला किया जिसके बारे में जानते तो हम सब हैं, लेकिन हम मानना नहीं चाहते हैं। छोटे छोटे प्रयास करने वाली वो बेटियां जो अपने घर, परिवार, समाज, गांव की पहचान बनी है, उन बेटियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। तो इसलिए वो जो मानसिकता थी हमारी कि अब के बरस मोहे, अगले जन्म मोहे बिटिया ना दीजो, हमने सोचा कि क्यों ना इसको बदला जाए। इसलिए हमने एक कार्यक्रम की योजना बनाई कि अब के बरस मोहे बिटिया ही दीजो। मुझे मेरे आसपास बेटी के लिए स्वागत होता है, बेटी का वेलकम होता है, बेटी के लिए वो नेगेटिव माहौल जो है उसको बदलने की ज़रूरत है। ये एक कोशिश हमने की, और ये कोशिश सफल कैसे हो, ऐसा नहीं है कि मीडिया में ऐसा काम कोई नहीं कर रहे हैं या पहले नहीं हुआ है, सब जगह हुआ है, सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन
विमेन इश्यू हमेशा, महिला मुद्दे हमेशा 3rd 4th कैटेगरी में रहे। महिला मुद्दों को प्राथमिक कैसे बनाया जाए, टीआरपी की रेस में भी हर दिन एक महिला की, एक बेटी की, एक बहन की सफल स्टोरी कैसे दिखाई जाए, बहुत टफ था ये। न्यूज़ चैनल में हर दिन एक महिला की, और वो भी 5-6 बुलेटिन में एक स्टोरी को दिखाना। जब आपका 26 मिनट का टोटल बुलेटिन होता है, उसमें भी हार्ड न्यूज़ होती है, और उसके बीच में आप एक 5 मिनट की एक विमेन की स्टोरी चला रहे हो, एक बेटी की स्टोरी चला रहे हो। कौन है ये बेटियाँ? जयपुर की एक छोटी सी लड़की 9 साल की उम्र में उसके फादर की डेथ हो जाती है और वो अखबार बेचना शुरू करती है, हॉकर बनती है 9 साल की उम्र में, और तब से लेकर वो अपने पूरे परिवार को उठाती है। इसमें कोई ऐसी कहानी नहीं है जिसकी देश में चर्चा हो, लेकिन मुस्लिम परिवार की लड़की ने जब ऐसा प्रयास किया तो समाज शुरू में जब उसका विरोध किया, और उसके बाद जब उसने उस विरोध को नहीं माना, उसने कहा मुझे और मेरे परिवार को रोटी कौन देगा, और उसके बाद उसने अपने परिवार को संभाला। आज पूरे परिवार को उस पर नाज है। आज आसपास की लड़कियों को पढ़ने का एनवायरनमेंट मिल रहा है। उस लड़की ने सुबह अखबार भी बांटे, उसके बाद स्कूल में पढ़ाई भी की। 2 स्कूल से रिक्वेस्ट की कि उसे लेट थोड़ा सा क्लास में आने की परमिशन मिली, प्रयास किया तो। बसंती, दोनों हाथ नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो लड़की पैर से लिखती है। माँ जब उसका जन्म हुआ था और जन्म के वक्त ही दोनों हाथ नहीं थे, तो आसपास के लोगों ने कहा हमारे यहाँ लड़कियों को पैदा होने के बाद मारने का कुप्रथा रही है कि क्या ज़रूरत है ऐसी बच्ची को बड़ा करने से। लेकिन उस माँ ने कहा कि नहीं, मैं इस बेटी को बड़ा करूँगी, इसे पढ़ाऊँगी। 10th पास करवाई, उसके बाद उसे BA करवाया, उसके बाद वो टीचर बनी, और आज वो झारखंड की वो टीचर है जिसे पूरे देश ने जाना जब हमने इस कार्यक्रम के ज़रिए सामने रखा। ऐसे अनगिनत नाम है, उन सबको एक प्लेटफॉर्म दिलाने की कोशिश हमने इस कार्यक्रम के ज़रिए की। मैम, आपने बात की थी कि आपने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, सत्यमेव जयते में भी वो मुद्दा उठाया गया था। अगर हम पिछले 10-12 सालों को उठा के देखें, आपने इतना बड़ा प्रयास किया, लेकिन बदलाव किस स्तर पर हुआ, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये वही बात है कि आप ग्लास को आधा देखते हैं या ग्लास को भरा हुआ देखते हैं। मुझे हमेशा ग्लास को भरा, आधा खाली नहीं देखना है, मुझे लगता है आधा भरा हुआ ग्लास है। निश्चित रूप से उस 2005 और 6 में हमने जो प्रयास किया था, कन्या भ्रूण हत्या को सामने लाने की जो कोशिश की थी, आज डॉक्टर्स उस तरह से खुलेआम उस काम को नहीं करते हैं। जब हमने किया था तब हमने देखा था किस तरह से नेक्सस बना हुआ है। डॉक्टर्स, आपके नर्सिंग स्टाफ, आपके रेडियोलॉजिस्ट, और साथ में बीच में दलाल, ये सब लोग मिलकर जो नेक्सस बना हुआ था, इंटरस्टेट नेक्सस बना हुआ था। हमने देखा उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर आगरा में किस तरह से, भरतपुर में किस तरह से काम हो रहा है। यही हमने अहमदाबाद में, पालमपुर में देखा, सिरोही में देखा कि किस तरह से दोनों के बीच में नेक्सस बना हुआ, 2 स्टेट्स के बीच में। अगर गुजरात में स्ट्रिक्टनेस है तो इधर आ जाते हैं। ये हर जगह, मध्य प्रदेश के ग्वालियर और राजस्थान में भी देखा। आज डॉक्टर्स उस तरह से खुलेआम नहीं करते हैं। कुछ बेटियां, कम से कम गरीब की बेटी ज़रूर बची है क्योंकि कीमत बढ़ गई है। हम निर्भया कांड जब हुआ तो हमने देखा पूरा देश इकट्ठा हुआ, पूरी दुनिया से आवाज़ आई, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद जो है वो प्रयास कम होते नज़र आई, या फिर ये कहें कि क्राइम जो है मैम वो बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन कोई भी, जितने सवाल किए जाते हैं, इस पे सशक्तिकरण पे बात की जाती है, लेकिन आखिर रिजल्ट क्या निकलता है? देखिए, महिला सशक्तिकरण एक बहुत ही व्यापक विषय है, और ख़ास करके निर्भया के बाद जितनी नेगेटिविटी की बात है, मैं तो बोलूँगी कि नहीं, निर्भया के बाद हमने पूरे देश में बेटियों के लिए एक सशक्त माहौल बनाने की कोशिश की है, और उसमें पूरे देश ने साथ दिया है। पूरा देश उसमें आगे बढ़ चढ़कर शामिल हुआ है। बेटियों के लिए बेटों ने भी आवाज़ उठाई, और ये बात हम बार बार कहते हैं कि आधी आबादी है, 50% हिस्सा है। वहाँ पर आप कुछ आंदोलनों से, कुछ महिला कार्यकर्ताओं से इस जंग को नहीं जीत सकते हैं। यहाँ पूरे समाज को आना पड़ेगा, बेटों को भी उतना ही समान भागीदारी निभानी पड़ेगी। इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से जब पहली बार कहा 2014 में, तय करें, अगस्त 2014 हमने बेटियों पे जितने बंधन डाले हैं
कभी बेटों पर भी डाल करके देखो तो सही, बेटों की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसे कभी पूछो तो सही। एक ऐतिहासिक स्टेटमेंट था लाल किले से, बेटियों के लिए इस तरह की बात भाइयों लाल बहनों, किले से नहीं हुई। ये एक संकेत था कि गवर्नमेंट दिख रही है कि वो बेटियों को लेकर गंभीर है, और वो फिर जब प्रधानमंत्री वहाँ से बोलते हैं तो वो एक्शन में आपको पूरी मशीनरी में भी नज़र आता है। यही वजह है कि आज हरियाणा का डाटा बदल रहा है, आज हरियाणा में भी अच्छी तस्वीर दिखती नज़र आ रही है, और पूरे देश में एक माहौल बना है। और ख़ास करके जब मैं इस बात को ज़रूर देश की, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मेनका गांधी, डिफेंस मिनिस्ट्री, आप देखिए 26 जनवरी 2016 पहली बार इस देश के इतिहास में हुआ कि हमने कहा कि 100 बेटियों के लिए जो छोटे छोटे प्रयास कर रही हैं, उसमें बड़े नाम नहीं थे, उसमें कोई चंदा कोचर का नाम नहीं था, उसमें किरण मजूमदार का नाम नहीं था, उसमें वो छोटे छोटे नाम थे जो अपने अपने ज़िलों में, अपने अपने गांव में छोटे छोटे प्रयास से बदलाव का रास्ता तय कर रहे हैं। और उन सब छोटे छोटे चेहरों को जब हमने राजपथ पर लाने की सिफारिश की, हमने मांग रखी, तो सरकार ने उसे माना और प्रधानमंत्री के एकदम सामने उनको बैठाया, पीएम सिक्योरिटी एरिया में सामने एनक्लोजर बना के, कुर्सियों पे बाकायदा विमेन अचीवर ऑफ इंडिया लिख के राजपथ पर बेटियों का सम्मान किया। सच में मुझे लगता है कि ये हमने जब भी अच्छे प्रयास करने की कोशिश की है, उन प्रयासों को संबल समाज से, आसपास के माहौल से और सरकार से ज़रूर मिला है। मैम, अगर देखा जाए तो महिला सशक्तिकरण एक हमेशा से एक ऐसी चीज़ रही है कि हमने बातें तो बड़ी बड़ी की हैं, लेकिन उतने प्रयासों के बावजूद भी रिज़ल्ट हमें नहीं मिला है। मैम, आज की बेटियों को, महिलाओं को आप इतने सालों से क्या मैसेज देना चाहेंगे, या आखिर वो सब चीज़ें क्या हैं जिनसे बदलाव वाकई बहुत तेज़ी से हो सकता है? देखिए, बहुत ईमानदारी से हमें अपने अंदर झांकना पड़ेगा और इस बात को मानना पड़ेगा कि नारों से महिला सशक्तिकरण नहीं होगा, मंचों से महिला सशक्तिकरण नहीं होगा, हमारे घरों से होगा। हमारे घरों की बेटियों को जब हम उतना ही हमारे बेटों के बराबर हक देंगे तब होगा। हमारा मानसिक जो सोच है, जो परंपरागत रवैया है, वो जब तक नहीं बदलेगा, चाहे आप कि प्रॉपर्टी में शेयरिंग की बात हो, बेटियां तो कभी दरअसल चाहती नहीं है कि उनको पिता के उसमें हिस्सा मिले, लेकिन यहाँ पर बात हिस्से की नहीं है, यहाँ पर है कि आपने वो सोच ही बनाया हुआ है कि बेटी को बाहर भेजना है, तो उस सोच की वजह से सारी की सारी ग्रंथियाँ पली हुई हैं कि फिर आपको शादी करनी है तो आपको दहेज में देना है, कि फीमेल फीटिसाइड एक प्रॉब्लम है जिसके आसपास ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, डॉरी एक प्रॉब्लम है जिसके आसपास ये सारी समस्याएं केंद्रित हैं। लेकिन जब तक आर्थिक रूप से महिलाओं का स्वावलंबन नहीं होगा, हर एक अपने पैरों पर खड़ी नहीं होगी, तब तक ये परेशानियां इसी तरह से चलती रहेंगी। और इसमें चाहे बात आरक्षण की आ जाए, राजनीतिक आरक्षण को लेकर इतनी सारी बातें मंचों से होती है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस बात को करती हैं, लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तो नहीं होता है। मैं खास करके इस बात को, जो हमारा कार्यक्रम है अब के बरस मोहे बिटिया ही दी, जो इसके हमने इसका डेली एक एपिसोड दिखाया, और हर सप्ताह जब हमने वीकली एपिसोड किया तब हमने समाज से, गाँव से, राज्यों से, सरकारों से बार बार ये निवेदन किया इस कार्यक्रम में भी कि बेटियों को लेकर अपनी सोच में आमूलचूल परिवर्तन लाएं। बेटियों की सफलता सिर्फ बेटियों के लिए नज़ीर न बने, बेटों के लिए भी बने। चाहे वो किरण मजूमदार हों, चाहे वो बसंती हों, चाहे वो पश्चिम बंगाल की एक सब्जी बेचने वाली महिला जो एक एक पैसा जुटा के हॉस्पिटल बनवाती है गरीब लोगों के लिए, निर्झरनी चक्रवर्ती हो, उन सब को देखकर समाज अपनी सोच को बदले, लोग अपनी बेटियों पर भरोसा करना सीखें, क्योंकि आज भी बेटियों की सबसे बड़ी चुनौती ये है, उनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्षमता है, करने की इच्छा भी है, लेकिन उन पर भरोसा नहीं होता है। तो उन पे भरोसा हो और आप अपने आसपास के माहौल को बदलने में उनकी जिम्मेदारी के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी भी तय करें, सामाजिक आमूलचूल परिवर्तन सोच में आए। आज की जो नई पीढ़ी है उसको मैम किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये बहुत गंभीर सवाल है। दरअसल जितनी जिम्मेदारी नई पीढ़ी के कंधों पर है, उतनी ही वहाँ पर गंभीरता की कमी भी नज़र आती है, और उसे ठीक करने की जिम्मेदारी भी हमारी अभिभावक वर्ग की है, जहाँ पर वक्त की कमी के चलते कहें
या इतनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा भौतिक रूप से हो गई है, नौकरियों का इतना तनाव है कि उसमें जो बुनियादी बातें हैं, बुनियादी संस्कार हैं, बुनियादी जो सामाजिक परिवेश का जो ताना बाना है वो कहीं पीछे छूट रहा है। नई पीढ़ी उससे दूर जा रही है, जिसको साथ लाने की चाहे वो ये सरकार लगातार कोशिश तो कर रही है, चाहे स्किल इंडिया के ज़रिए की जाए, चाहे मेक इन इंडिया के ज़रिए की जाए, लेकिन कितनी सफल होती है जब तक प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होगी दरअसल, तब तक इस दिशा में हमारी चिंता बढ़ेगी आने वाले दिनों में। हालांकि मैं बहुत छोटी हूँ इस बात को बोलने के लिए।